अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज कोशिश इंशाल्लाह करते हैं कि 27वीं तरमीम में, चूँकि जाहिर है ये ज़ेर बहस है मौजू पिछले कई हफ्तों से, हम तमाम के प्रोग्राम्स में आज थोड़े उसके कानूनी, लीगल और जुडिशरी से मुंसलिक जो पहलू हैं उन पे बात करने की थोड़ी कोशिश रखेंगे। और पख्तूनख्वा में भी कुछ बहरहाल कुछ चीज़ें हैं जो कि इस वक्त ज़ेर गौर हैं, जैसे कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने अब 9 मई वाक़यात पे बाकायदा पूरा एक कमीशन तश्कील दे दिया है। और ये शायद वही खान साहब की जो मन मंशा है उसके इन अकॉर्डेंस है, क्योंकि वो ये तकाजा वैसे कई एतबार से कर रहे थे। जाहिर है अभी जो वज़ीर आला साहब का ये जो कमीशन है वो तो पर्टेन करेगा सिर्फ पेशावर में जो ये रेडियो पाकिस्तान पे 9 मई का हमला था उस तक, लेकिन अगर दीगर जाहिर है ये अक्रॉस ऑल लोकेशंस तो ये अप्लाई नहीं करता। इसका एक दूसरा इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि खुद वज़ीर आला पख्तूनख्वा पर जो वफाकी हुकूमत है वो कई इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं, बल्कि 9 मई हमले में बाकायदा उनके खुद मुलविस होने तक का शदीद तरीन और संगीन तरीन इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं। और अमिड ऑल दिस ये जो 27वीं तरमीम है उसके आमद के बाद 2 बहरहाल जो जज साहिबान हैं वो मुस्ताफ़ी हुए, बड़े इम्पोर्टेंट क्योंकि उनके जो माजी के फ़ैसले हैं वो बड़े रिसाउंडिंग फ़ैसले हैं, अथर मिन्नल्लाह साहब के और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के। अब ये इनके ऊपर भी बात रहेगी क्योंकि इवन PTI दौर में हमें बड़ा क्लियर याद है कि इन दोनों जज साहिबान को कई मरतबा उस वक्त की हुकूमत यानी कि खान साहब की गवर्नमेंट तनकीद का निशाना बनाती थी, कई उनके फैसलों को नापसंद किया जाता था, समझा जाता था। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि 2022 ऑनवर्ड्स जो है PTI ने इन दोनों जज साहिबान को एक बहुत नज़रियाती जज के तौर पर देखा, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो सीनियरिटी के हिसाब से उनको चीफ जस्टिस बनने के भी हवाले से PTI काफ़ी इसके ऊपर थी कि उनकी सीनियरिटी बनती है और ये उनको हर सूरत मिलनी चाहिए। बहरहाल 26वीं तरमीम के बाद एक जो सिनेरियो है वो बिल्कुल इन टोटलिटी चेंज हो गया और 27वीं तरमीम के बाद और चेंज हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते हनीफ अब्बासी जो वफाकी वज़ीर हैं हमारे प्रोग्राम में इंकशाफ करके गए कि अब 28वीं तरमीम की भी आमद है, उसके बाद मज़ीद भी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। बहरहाल ये जो बिलखुसूस पख्तूनख्वा के मुतालिक जो मामला है, कुछ चीज़ों को हमने नुकाती शक्ल में तश्कील दिया है, वो देखते चलिएगा, मुलाहिज़ा कीजिए, फिर मैं फौरी तौर पर अपने मौजूद मेहमानों का इन बहुत पिंचिंग मौज़ूआत पर रुख करती हूँ। पेशावर हाई कोर्ट PTI के खिलाफ बड़ा फैसला। पेशावर हाई कोर्ट का सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म। सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी, फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती है। बड़े स्ट्रॉन्ग ये वर्डिक्ट है पेशावर हाई कोर्ट। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। आर्टिकल 5 और 4 और 25 के तहत अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। पेशावर हाई कोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। सरकारी गाड़ियाँ और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए हैं, सियासी शो के लिए नहीं। पेशावर हाई कोर्ट। सियासी सरगर्मियों में सरकारी एहलकारों की तैनाती बदअनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुतरादिफ पेशावर हाई कोर्ट। और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अच्छा है, ये इस पर रद्द अमल है नाजरीन। ये काम पहले होना चाहिए था। सियासी जमातों को अपने वसाइल से जल्द से जुलूस करने चाहिए ताकि दीगर अदालतों की तरफ से भी ऐसे फैसलों पर अमल दरामद होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी। और दूसरी जानिब ये जो 9 मई वाला ये है, इस पे बेसिकली दूसरी जानिब वज़ीर आला KP का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान। कमीशन CCTV समेत तमाम शवाहिद का जायज़ा लेगा ताकि पता चले कि इसके पीछे कौन था और किसने लोगों को अंदर जाने का हुक्म दिया। इसका एक पस मंज़र ये भी है कि गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर बाकायदा ये इल्ज़ाम लगाया था कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी 9 मई हमलों में बराह रास्त मुलविस थे। ओवर टू द पैनल नाजरीन। पैनल में हमारे साथ हुकूमत से इख्तियार वली साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने आई थिंक बराह रास्त ये जो इल्ज़ाम है सबसे पहले आप ही ने ये आयद किया था CM पर। स्टॉलवर्ट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोऑर्डिनेटर भी हैं, वज़ीर आज़म के बराए इत्तलात और नशरियात। खुश आमदीद आपको इख्तियार साहब। स्टूडियोज़ में नाजरीन हमारे साथ बड़ी एक अहम महफिल सजती है। शेर अफजल मरवत साहब नाजरीन तमाम तर बहस में हमारे साथ हैं, मेंबर कौमी असम्बली और बड़ी बेबाक आवाज़, आपको बहुत खुश आमदीद। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब नाजरीन स्टॉलवर्ट ऑफ अ कोर्ट रिपोर्टर, तमाम बहस में हमारे साथ जुड़ते हैं, आपको भी वेलकम। और नाजरीन नईम पंजोता साहब तमाम तर लीगल पॉलिटिकल हर तरह के एस्पेक्ट्स के लिए फ्रॉम द PTI अपनी जमात से हमारे साथ जुड़ते हैं, आपको भी वार्म वेलकम। और ज़ाहिर है कानूनी एतबार से तो एक बहुत लर्नड यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ हजरात तशरीफ़ फरमाएँ, लेकिन इख्तियार साहब आपको चूँकि दूरी कम महसूस हो इस पैनल से, तो आपसे आगाज़ करती हूँ
कि आपका जो इल्जाम था क्या वो अपनी अब मौत मरने के करीब है कि जब सीएम साहब ने बाकायदा इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दी है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोना। नहीं, मेरा इल्ज़ाम जो है वो तो उसको तो एक नई ज़िंदगी और मिल गई है। हम तो जो हमने इल्ज़ाम कहें या जो वीडियो क्लिप जिसका आप जिक्र करेंगे वो तो उनके अपने अकाउंट पर सुहेल आफरीदी साहब का जो वेरीफाइड अकाउंट है वो वहाँ पर पड़ी है। मैंने तो वहाँ से शेयर की थी और वो किसी कोर कमांडर हाउस पर हमले की बात कर रहे थे। तो कोर कमांडर हाउस पर जो हमला था वो एक और था। 9 मई के अंदर तकरीबन कोई 9000 वारदातें हैं। कोर कमांडर हाउस पेशावर, कोर कमांडर हाउस लाहौर, ज़ियारत रेजिडेंसी क्वेटा, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान, चकदरा फोर्ट, GHQ गेट। तो वो तो रेडियो पाकिस्तान जो है वो एक अलग केस है। हाँ, कमीशन बनाया, उसको हम खुशाइन समझते हैं, लेकिन उसमें हम मोनोपोली नहीं करने देंगे कि ये मर्जी के नताइज वहां से लेंगे। उसके साफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से उसके होनी चाहिए, प्रोब होनी चाहिए, ताकि चीजें जो है वो क्लियर हो और कौम के सामने हकाइक आ जा सके। तो अगर आप इसको खुशाइन समझ रहे हैं तो आप मुल्क भर में भी बना सकते हैं इन तमाम वाकयात के ऊपर जिनका आपने खुद तस्करा किया। तो इससे कोई प्रेसिडेंट समझकर इसको आप भी बना दें ताकि ये दीगर मकामात पे भी इंक्वायरी हो जाए कि 9 मई को क्या हुआ। मेरे ख्याल में मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक मौक़िफ़ है, बल्कि मेरी जमात का एक मौक़िफ़ है। मैं आपको ये बात बता दूं कि जनरल फैज़ हमीद की जो टीम थी वो अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं यहाँ से वहाँ हुई है तो हुई होगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वो टीम मौजूद थी। और खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी मुकदमे में आप देखें कि 9 मई की ना प्रोब हुई, ना उसमें किसी की कोई ख़ास इतनी गिरफ्तारी हुई, ना उसका कोई इतनी इंटेंसिटी हमने देखी। दूसरा, ये बात मैं है तो ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन मैं आपको आज आप पहली दफा मैं ये बात करने लगा हूं कि बहुत सारे लोगों को मैंने खुद भी, PTI के दोस्तों को मैंने खुद भी बचाने की कोशिश की है कि उनके साथ मतलब कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन कोई ज्यादती ना हो। आपने तो बचाया है कई PTI के लोगों को, आप फरमा रहे हैं? जी, आपने बचाया है, आप फरमा रहे हैं कि कई PTI के लोगों को नहीं, पकड़ धकड़ से? ओवरऑल जनरल आपको मैं वो आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा, मैं ऑन द कैमरा नहीं बता सकता। तो यहाँ पर उसमें भी एक चीज है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रेडियो पाकिस्तान का वाकया है उसकी वीडियोस आपने देखी हैं। उसके जो गेट लेकर भाग गए थे वो भी PTI के कारकुन थे, जो कबाड़िए पर उसने बेचे थे, उससे रिकवर कराया गया था, लेकिन केस नहीं बना। और वहां पर वो जितनी चीज है वो इनके अगेंस्ट जाती है। तो कमीशन जो है बाकी वहां पर बनते हैं कि कमीशन जहां पर किसी चीज में कोई इबाब हो, यहाँ पर तो सिरे से खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई केस ऐसा खास बना ही नहीं। तो यहाँ पर तो मेरे ख्याल में हर वारदात पे इनकी जो है तो 9 मई से जो रिलेटेड है उस पर कमीशन बनने की अच्छा, आपने ये भी बहरहाल अपनी बात में कहा है कि आपको लगता है कि पख्तूनख्वा में 9 मई से मुताल्लिक जो मामलात हैं या जो पकड़ धकड़ है वो उस तरह से नहीं हुई, और कई लोगों को आप फरमा रहे हैं कि कोई खुली छुट्टी भी दी गई है। ये बात सही है मरवत साहब? ये 9 मई के हवाले से एक तो कमीशन का ऐलान है, तश्कील है, और फिर जाहिर है इसके अलावा भी ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, ये मेरा ख्याल है ये डायरेक्टली तो इम्प्लीकेट करता है गंडापुर साहब को, राइट? क्योंकि वो लाते थे मशीनरी। अभी तक सुहेल आफरीदी साहब ने तो नहीं निकाला है कोई भी जलसा जुलूस। बहुत शुक्रिया मुना। हाई कोर्ट के फैसले से शुरू करता हूँ। ये फैसला जो है कानून और आइन के मुताबिक है। किसी भी हुकूमत को, चाहे मरकज़ी हो या सूबाई हुकूमत हो, उनको अपने वसाइल जो हैं सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का कोई हक़ नहीं है। और ये भी एक हकीकत है कि ये अली अमीन ख़ान गंडापुर की जो शख्सियत थी वो बिल्कुल मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी उसको ना नहीं कर सकती थी, बड़े प्रिवेलिंग थे। तो उन्होंने जो है PTI के लिए और अपने जलसे जुलूसों को कामयाब करने के लिए इसमें जो रेस्क्यू 1122 हैं, फायर ब्रिगेड हैं, पुलिस, और इसके अलावा मैं आपको अर्ज़ करूं ये मास्क, शेल्स, ये क्योंकि मैं खुद इन प्रोसेस से बहुत ज़्यादा चश्मदीद गवाह हूँ, तो लिहाजा ये एक हकीकत है कि अली अमीन ख़ान ने पार्टी के लिए और अपने जलसे जुलूसों को कामयाब करने के लिए ये काम किए, और उस वक़्त भी और गलत किया आपके व्यू में? ये
देखिए गलत या कानूनी तौर पर गलत, देखिए कानूनी तौर पर तो इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन ये पूरे मुल्क में हो रहा है। पंजाब में जलसे जो बहुत हैं, डीसी और पटवारी और ये सारे लगे होते हैं ना, चीन में यही सूरत हाल होती है, हत्ता कि मरकज में आप देख लें। लेकिन ये जब गिराव जलाव होता है या मतलब ये है कि अभी रेस्क्यू 1122 के बहुत सारे मुलाजिमीन जो है उनकी गाड़ियां पकड़ी गई थी, मैं उनके बेलों में खुद पेश हुआ हूँ। तो ये हाई कोर्ट ने अगर कहा है तो ये आने वाले वक्त के लिए एक डेटरेंट के तौर पे होगा, यानी एक पैगाम है। और बाकी थोड़ा सा मसला या आसान भी कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और जो आईजी साहब हैं वो दोनों तो मरकज़ के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ये फैसला आगे करेंगे। और मेरा ख्याल है कि अगर सुहेल अफरीदी साहब आइंदा के लिए ये काम करना चाहेंगे, शायद जुज़वी तौर पर कर पाएंगे, क्योंकि वज़ीर आला को भी नाराज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन वो आसानी नहीं होगी जो अली अमीन खान के दौर में हासिल थी। ये एक बात। जहाँ तक रेडियो स्टेशन के कमीशन का ताल्लुक है, खान साहब ने जो है बारहा अली अमीन खान को कहा था कि जी आप जुडिशल कमीशन 9 मई के लिए KP की हद तक आप जो है हाई कोर्ट से रजू करें। अच्छा, मैं ज़ाती राय ये है कि शायद अली अमीन खान जो हैं वो इसको अवॉइड कर रहे थे, ये मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि वो उसके दौर में नहीं हो पाया। क्यों? मेरा ख्याल है कि क्योंकि अगर आप लोग बेकसूर थे या PTI बेकसूर थी तो उनको तो अवॉइड नहीं करना चाहिए था ना, वो तो तश्कील देते और एक तरह से उसकी फाइंडिंग्स ये मुंह पे मारते वफाकी हुकूमत की कि ये देखें कि अली अमीन खान के दौरे हुकूमत में वफाक के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए और PTI के लिए उन्होंने एक तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश की। और इसमें कोई शक नहीं है। और वो हुकूमत चलाने का गुर जानते थे और उसकी थोड़ी बहुत कीमत उसको अदा भी करनी पड़ी, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने थोड़ा सा नाजायज़ भी फ़ायदा उठाया। यानी कि आजकल बहुत सारे ताने जो उसको मिल रहे हैं, यानी अली अमीन खान के दौरे हुकूमत में लोगों का उठाया जाना KP से, ये ज्यादती कर रहे हैं आप वज़ीर आला के साथ, जो अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि मरकज़ के साथ चल सके। अली अमीन खान ने शायद इस नुक्ते नज़र से ये कमीशन नहीं बिठाए कि वफाक नहीं चाहती है। आपको पता है इस हवाले से इब्तिदा से जो है PTI का मौक़िफ़ है, खान का मौक़िफ़ है। हम तो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की है खान ने कि जी आप इसकी 9 मई के अक्रॉस द कंट्री जो है इसके प्राप्त कराएं। देखिए ये एक बात, वाक़यात तो हुए हैं, जिन तो नहीं आए थे, लेकिन इन लोगों का PTI से ताल्लुक जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। वो इस तरह कि कोई ओहदेदार तो पकड़े नहीं गए, कोई MPs MNAs तो गिरफ्तार नहीं हुए, जो सिवाय उनके जो पहले से गिरफ्तार हैं जो लाहौर में नजर आए। तो लेकिन गिरफ्तारी है तो सब पे ना, सजाएं भी हुई भी हैं, लेकिन वो अमल नहीं हो रही। ये बात सही है। सजाओं की तो बात ही ना करें। मौजूदा दौर में जो है ना, अब मेरा भाई उधर बैठा है डिजिटल मीडियम से मुखातिब है, लेकिन मतलब ये है ना कि अगर ख्वाहिश हो जाए ना कि मरबत जो है वो बाहर निकलने तक जो है गिरफ्तार हो जाए, तो मेरे पास कौन से हकूक है। निज़ाम ही कुछ ऐसा हो गया है, माजरत के साथ कहना पड़ेगा। ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, फिर जो सुहेल अफरीदी साहब ने जो फैसला किया ना, मैं बस एक फिक्रे में कंक्लूड करता हूँ, ये शायद आने वाले वक्त में ये रिपोर्ट शायद नहीं होगी। ये तो आपने बड़ा इंकशाफ किया। क्योंकि ये इतना भी ऐसा नहीं है कि जनाब अली बिल्कुल क्लीन चिट है। PTI को क्लीन चिट नहीं है? नहीं, देखिए ना, शवाहिद तो आएंगे, इनको ना CCTV फुटेज मिलनी है, क्योंकि पाकिस्तान में एक कम बड़ी सूरत से होता है, जहां हादसा हो जाता है वहां बहुत जल्दी से सफाई हो जाती है। इंटरेस्टिंग। चाहे 9 मई के वाक़यात हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के मर्डर और असैसिनेशन हो, चाहे 26 नवंबर हो, सबसे पहला काम ये होता है कि जाए वकूआ को धोने का होता है, CCTV फुटेज गायब करने का। अच्छा, लेकिन आप कहते हैं कोई परमिशन का मसला नहीं बनेगा, इस पे परमिशन मिल ये परमिशन गवर्नमेंट के डोमेन में है। वो तो इंक्वायरी कमीशन एक्ट जो है वो इख्तियार देता है, बिल्कुल देता है, और वो चाहें तो वो फौरन उसको वो कर लें। बल्कि आई थिंक सिद्दीकी साहब, आपकी इजाजत है मैं इनसे पूछ लूँ अगर पंजोता साहब से, फिर आप इसका तज्जिया तबसरा आप करें, एक पॉलिटिकल व्यू जरूर आ जाए। ये बताएं पंजोता साहब, अभी इसके अलावा भी तो आई थिंक इलेक्शन पे भी कहा था ना कि धांधली के ऊपर भी
गंडापुर साहब को कई मरतबा ये डायरेक्शंस दी थी खान साहब ने कि वो कमीशन तश्कील दें कि एटलीस्ट पख्तूनख्वा की हद तक जो धांधली है वो प्रोब हो सके, तो वो उन्होंने नहीं किया। अब क्या नए जो सीएम है उनसे ये तवक्को रखी जाए? बहुत शुक्रिया मोना, आपने मौका दिया जी। बिल्कुल, खान साहब ने कहा था कि 8 फरवरी के ऊपर, 26 नवंबर के ऊपर और अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि इस मुरीद के वाले मामले के ऊपर कमीशन बनना चाहिए। देखिए, भागता वो है जिसके दिल में चोरी होती है, जिसके दिल में चोरी नहीं होती वो तो कहता है कि आए जी वेलकम, क्यों वो भागेगा? तो आप ले आइए सामने, तमाम हकायक लेकर आएं। और देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कमीशन बनेगा ना, तो उसमें ये नहीं होगा कि अपनी मन मर्जी के लोग जो हैं उसमें शामिल किए जाएंगे। इंडिपेंडेंट उसके अंदर तहकीकात होंगी और तमाम फैक्ट्स को देखा जाएगा कि क्या एक शख्स वहां पर किसी जगह पर खड़ा है, हाई कोर्ट के सामने खड़ा है या किसी और जगह पर, क्या उसने किसी बिल्डिंग को आग लगाई है, उसने जलाओ गिरा किया, क्या उसने कहा है कि आप हमला करें, क्या इमरान खान की हदायत उसके अंदर मौजूद थी, क्या कोई ऐसी वीडियो, कोई ऑडियो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसको मनसूब किया जाए उन रहनुमाओं के साथ कि ये मॉब को लेकर इन्होंने किया, या कोई खुद बुला रहा था, या किसी ने खुद दरवाज़ा खोला, या किसी ने मास्क पहनकर किसी और मतलब लिबादे में ओढ़ कर वहाँ जाकर आग लगाई और शो करवाया कि पीटीआई का कारकुन है। तो ये तमाम फैक्ट्स सामने आने चाहिए। हम तो पहले दिन से कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को नहीं तोड़ा जा पा रहा था और ये एक जवाब ढूंढा गया जिसके जरिए कि तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर जुल्म सितम किए जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला आपने देखा, इलेक्शन के अंदर जो सारी सूरत हाल आपने देखी, 8 फरवरी को जो डाका मारा गया, बल्ला छीना गया, जेल में खान साहब को डाला गया, ये तमाम तर एक रीजन जवाब बनाने के लिए कि ताकि ये कार्रवाइयां की जा सके। हम ये चाहते हैं कि वहां से अगर ये रिजल्ट आएगा तो पूरे पाकिस्तान में लागू होगा, क्योंकि एक ही तरह का पैटर्न, एक ही तरह की चीज हर जगह पर की गई कि आपने जलाओ किया, घेराव किया, आग लगाई, आपने वर्कर्स को ये कहा, आपकी लीडरशिप वहां पर इन्वॉल्व। तो मरवा साहब कह रहे हैं कि इसकी कोई फाइंडिंग्स नहीं आएंगी, आपको ऐसा नहीं लगता? आप बड़े पुरुमीद हैं। देखिए, बिल्कुल फाइंडिंग्स हम आएंगी, जाहिर बात है मरवा साहब एक अपनी ओपिनियन रखते हैं और ओपिनियन उनका राइट है, लेकिन हम बना इसलिए रहे हैं कि वहां फाइंडिंग्स आए। तो जब फाइंडिंग आएंगी तो फिर डेफिनेटली उसका असर होगा। हाँ, दूसरी तरफ से ये कहा जाएगा कि जी नहीं नहीं, ये वीडियो मौजूद थी और ये झूठ है, हम इसको नहीं मानते, लेकिन तारीख के अंदर वो एक चीज रकम हो जाएगी कि आपने ये मामला किस तरह एक जमात को टारगेट करने के लिए सारा कुछ किया। अब आप देख लें, मुरीदगी के अंदर जो मामला हुआ उस वक्त जिस तरह वहां उनके साथ सलूक किया गया, वो फलस्तीन के हक में निकले थे। क्या फलस्तीन के ऊपर जुल्म आज भी बंद हुआ है या जारी है? आज भी जारी है। क्या मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है? हाँ, बिल्कुल जारी है। क्या आपने उस वक्त भी नोबेल प्राइज जिस तरह दिया, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये तमाम मामलात के अंदर अमेरिका बिल्कुल साथ शामिल है, और इजराइल को के मामले के ऊपर हो या किसी और मामले के ऊपर हो, आप क्यों नोबेल प्राइज दे रहे हैं? तो हमारा मौकफ तो क्लियर है, लेकिन ये क्योंकि सारे मामलात यहाँ भी सेट हैं, उधर भी मामला सेट होने चाहिए और तसलसल जारी रखना चाहिए, कुर्सी सारी चीजें, और इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी इन्हें पूरी एक लॉबिंग और पूरी सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए ये किए जाए। यानी आपकी उम्मीद भी कम है ना? इंटरनेशनली तो आप लोगों ने उम्मीद भी बांधी हुई थी ट्रंप साहब से। नहीं, देखें, उम्मीद क्या बांधी हुई थी कि वो अगर वहां अपने मुल्क के अंदर जमहूरियत का अलाम रखते हैं और कहते हैं कि यहाँ मेरे खिलाफ भी बेशक आप एहतजाज कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में भी वो जमहूरियत को सपोर्ट करेंगे। ये नहीं होगा कि गैर आईनी तरीके से बिठाए गए लोगों को। गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक नहीं है, ये तो बिल्कुल जब इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, 2024 के इलेक्शन में नहीं, बिल्कुल नहीं इलेक्टेड, तमाम अपने हल्के आ रहे हुए हैं। हम तो आज भी कहते हैं कि फॉर्म 45, 47 लेकर आए, क्यों भागते हैं? ठीक है, एक हल्के का निकाल के देख लें। इख्तियार वली साहब ने बात की, उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फैज जो है वो मौजूद था, तो इस वजह से सारा मामला हुआ। मेरे सामने ये रिजल्ट पड़ा हुआ है इनके हल्के का, वहां से शाह अहद हैं हमारे पीटीआई के, जो 94,474 वोट लेकर जीते हैं। दूसरे नंबर पर खटक साहब हैं जिन्होंने 26,000 और समथिंग वोट लिए। तीसरे नंबर पर खान वजीर हैं जो तीसरे नंबर पर आए, और चौथे नंबर पर इख्तियार वली साहब आए हैं जिनका तलक PMLN से है। अगर वहां पर फैज मौजूद था तो कोई ऊपर नीचे तो नंबर आ जाता, 90 के करीब आ जाता। ठीक है, आप चौथे नंबर पर आए हैं, फेयर इलेक्शन हुए, आप माने कि अवाम ने, देखें वो वली साहब चौथे नंबर पर आए ना, दूसरे नंबर पर आ जाते, तीसरे पर आ जाते, आपकी मकबूलियत थी। ऐसा मामला नहीं है, अवाम ने वोट दिया है, अवाम ने वोट दिया है, और उस वोट को डेफिनेटली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों ने अपना तहफ़्फ़ुज़ किया, वोट को नहीं चोरी होने दिया, उन्होंने अग्रेसिव तरीके से सारा मामला किया। मरवा साहब के हल्के का आपको पता है कि जिस तरह ये सारे वहां पर इन्होंने घिराव किया कि हम बिल्कुल फॉर्म 45 के बगैर, 47 के बगैर नहीं जाएंगे, तो ये सूरत हाल वहां पर थी। पंजाब के अलग फैक्ट्स थे, बाकी सारी चीजें भी हैं, लेकिन देखें पूरे पाकिस्तान से एक ही नारा लगा कैदी नंबर 804 का, जिससे आप निशान लिया, जिसकी पार्टी की पाबंदी लगाई, जिसके आप लोगों को उठाकर आपने उनसे पार्टियां, उनकी लीडरशिप को उठा के आपने साइड पर किया, उसके बावजूद खंबे खड़े किए, वो जीते। सिद्दीकी साहब से मुस्तरद कर सकते हैं। एक चीज का मैं जरा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करूंगा, ये खंबा जो है शायद हमें कहा जाता है,
हम खंबे नहीं, मैं भी नहीं आज तक लड़ा ना इलेक्शन, मैं भी नहीं लड़ा आज तक, पहली दफा। एक मिनट, अपने पार्टी के मैनेज और पार्लियामेंटेरियन की बेतवकीरी है, आप उनको खंबे कह रहे हैं। यानी आपके पार्टी वैसे 18 के इलेक्शन में ये इस्तेला निकली, मतलब ये था कि कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं कि मेरा दादा, मेरा चाचा, या मैं 5 दफा पहले करता हूँ सियासी। ये तो आप इख्तियार वली साहब से पूछे या केपी के अवाम से पूछे या कराची के लोगों से, ये खंबे न होते तो यकीन करें पार्टी का नाम निशान ही ना होता। नहीं, ये बिल्कुल बात ठीक है मरवत साहब की कि बड़ा लोगों ने फेस किया, जो उस वक्त ग्राउंड के ऊपर आए, जिन्होंने आके इलेक्शन लड़ा, एक बड़ा टास्क था। आज वो कहते हैं ये फलां बंदा नया आ गया, ठीक है, तो आप भी खड़े हो जाते हैं ना, आप भी ना भागते। तो ये बड़ी वाकई इनकी ठीक बात है कि जो लोग खड़े हुए उन्हें खंबा नहीं कहना चाहिए। नहीं, खंबा देखिए, मेरा मकसद ये था कि उनका सियासी बैकग्राउंड ना होने के बावजूद, जिस मैं समझ रही हूँ, आपने गलत वर्ड यूज नहीं किया, ये वाकई यूज 18 में होता था वर्ड के खान साहब खंबे को भी टिकट देंगे तो वो जीतेगा ही जीतेगा। क्यों सिद्दीकी साहब, आप ट्वीटें करें, के दौर से भी, भुट्टो साहब के दौर से भी ये बातें सारी होती थी कि भाई जिसको भी खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा। जी नाज़रीन, एक ब्रेक पे चलते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। वहीं से बात शुरू करते हैं। सिद्दीकी साहब, मरवत साहब ने भी कहा कि हुकूक तो हमारे पास हमें पता है क्या ही है, और आपने अभी उसी हालत पे, ऑपोजिशन पे आपने ट्वीट भी किया कि जी क्या नो मोर पॉलिटिशियंस इन रोब्स, ये आपने कहा। मैंने तो कहा था गुड बाय पॉलिटिशियंस इन रोब्स। हाँ, ये कहा, तो ये मोर और लेस सेम ही बात है ना। ये मेरी अपनी एक थोड़ा इसकी वजाहत करें, क्योंकि बेशक आपकी अपनी होगी, बट इट पर्टेन्स टू अ नेशनल मैटर ना। 27वीं तरमीम तो कौमी नौयत की तरमीम है, कोई घरेलू तरमीम तो नहीं है ना। 27वीं, हाँ, ये मैं कुछ और तरह से बात कर रहा हूँ ना कि पॉलिटिशियन इन रोब्स जो है वो, इसका मतलब यही है कि जज के लिबादे में सियासतदान, यही बात है ना। तो 27वीं आईनी तरमीम के अंदर तो किसी जज को नहीं कहा गया कि वो चला जाए। ये तो उन जज साहबान की बिल्कुल अपनी मर्जी और मंशा थी जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, और वो उनका ज़ाती फेल है, वो करें ना करें। लेकिन मुझे एक ये बात बता दीजिए कि क्या पार्लियामेंट को इनकम्प्लीट रखा जा सकता है? तो हमने ये भी देखा कि स्टे ऑर्डर के ज़रिए पार्लियामेंट इनकम्प्लीट कर दी गई। फिर हमने ये भी देखा कि बग़ैर जजेस की इकट्ठ हुए और किसी हेयरिंग के अचानक से खुफिया तौर के ऊपर वजाहतें भी आई जो कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव रखती हैं, और जब उसकी इंक्वायरी की गई तो पता लगा कि जनाब वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरे के अंदर किसी ऑनलाइन कहीं कोई इजलास नहीं हुआ, और बग़ैर दो जजेस के ये जानते हैं कि अपलोड करने से पहले जो ओरिजिनल फाइल है जिसके ऊपर दस्तखत होते हैं तमाम जज साहबान के, वो सबमिट होती है और फिर उसके बाद वो अपलोड होती है। तो जजेस के दस्तखत नहीं है और वो अपलोड हो रही है, और वो वजाहतें आ रही हैं जिसके अंदर ओरिजिनल जो जजमेंट है उसको भी अमेंड और चेंज किया। थोड़ी क्लैरिटी नाज़रीन के लिए, आप मखसूस नशिस्तों वाले, मैं मखसूस नशिस्तों उस केस की आप बात करें, ठीक है। और फिर जो मैं सिंपल ये जो फैक्ट्स हैं ये अदालत के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। मैं मीडिया को लीक नहीं जारी की गई, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर उस पर इंक्वायरी हुई भी है, उसी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की है, उसी फैसले का हिस्सा है ये सारी चीज़ें। तो मुझे नहीं ये समझ आता कि एक जज जो है उसको ऐसी कौन सी जल्दी है, ठीक है ना, कि वो इस तरह की जारी करे वजाहतें, क्यों? अच्छा, जब यही जज पहले फैसले देते थे कि नवाज शरीफ साहब 5 हफ्तों के लिए चले जाएं, बीमार हैं, उनको इजाज़त है लंदन जाने की, या पैका ऑर्डिनेंस जो कि पीटीआई दौर में आया, जब यही जज साहिबान उसको उड़ा देते थे, और जब यही जज साहिबान जो हैं वो 2022 के नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पर अदालतें भी खोलते थे और उसकी एक हिमायत भी करते थे कि एक डेमोक्रेटिक या एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, इसको आप नहीं रोक सकते, तो यही जज साहिबान अच्छे भी थे? मैं कब कह रहा हूं कि वो बुरे जज साहिबान है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हुआ क्या है। ये वकील हैं, ये भी वकील हैं, मुझे बता दें कि आइन और कानून में 185(3) की जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है उसमें 184(3) की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की जा सकती है। जवाब है मैं तो सिर्फ सवाल ही कर सकता हूं। 184(3) जो है वो तो एक तब आप एक्सरसाइज करते हैं ना जब अवामी इंटरेस्ट का एक पूरी मुल्क की सतह पे एक ऐसी नवीयत का मसला हो
जो एट लार्ज पब्लिक राइट्स को इन्वॉल्व करता हो। नहीं, दो ज्यूरिसडिक्शंस को इकट्ठा करके आप सुन सकते हैं, मुझे बता देना। सुप्रीम कोर्ट की जो एक ज्यूरिसडिक्शन है ना, टू डू कंप्लीट जस्टिस, उसके तहत बाद औकात ये सारी ज्यूरिसडिक्शनों को एमलगमेट कर लेते हैं, और बाज़ फैसले ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हम 187 की ज्यूरिसडिक्शन, 185(3) की ज्यूरिसडिक्शन, 184 और वो तमाम इनेबलिंग पावर के बलबूते पे हम मुकम्मल इंसाफ कर सकते हैं। मेरे एक इस डिबेट को दिलचस्प बनाने के लिए एक सवाल है, बड़े मुस्तनद नाम है, सदीकी साहब दहाइयों से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, इन्होंने जो ट्वीट किया रॉब्स पॉलिटिशियन का, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि मंसूर अली शाह साहब या, और ये टर्म जो है ये जनाब अतर मिनल्ला साहब ने अपनी जजमेंट के अंदर इस्तेमाल की हुई है। अच्छा, मैं इन तमाम इन दोनों जज साहिबान, ये तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा अरसा इनको देखते आए हैं, लेकिन जब से अतर मिनल्ला साहब जज बने हैं उस वक्त से मैं तकरीबन उसके सामने पेश होता आया हूँ, मंसूर अली शाह साहब के सामने पेश होता आया हूँ। मेरे सिर्फ ये सवाल हैं कि जितने भी ये सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स बिलखसूस इन दो जज साहिबान से रिलेटेड हैं, कौन से वो फैसले मुतनाज़ा हैं जिस पे हम इन पे उंगली उठा सकते हैं? कोई अगर सदीकी साहब चूंकि कोर्ट रिपोर्टिंग करते आए हैं तो इनके नोटिस में होगा, मैंने बता दिया। अलावा इसके, अच्छा, इसके अलावा और कौन से नशिस्तों वाला फैसला आपको भी लगता है मुतनाज़ा है जो आप कह रहे हैं? अलावा इसके अब से देखें, नहीं इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन कोई दूसरा फैसला बता दें कि इन जज साहिबान ने कोई सियासी कोई फेवरेटिज्म किया है। इख्तियार वली साहब को भी मैं जरा इससे पूछ लूं, उनसे जाहिर है अभी पंजुता साहब से भी यही वाला मुद्दा उठाना है, बट इख्तियार साहब ये बताएं कि अब इस पूरी तरमीम के बाद जो ज्यादा वो कह रहे हैं, जो हमें आवाजें भी सुनने में आ रही हैं अपोजिशन की तरफ से, कि क्या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कोई फैसला दे सकती है? अगर वो देंगे तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे, पोस्ट आउट हो जाएंगे, एक तरह से उनको सजा मिल सकती है, तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हुई कि नहीं? देखिए, ये तो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की अगर हम बात करें तो ये साहब के सवाल का जवाब मैंने देना है। मैं जरूर बिल्कुल जी जी एक जजमेंट इनको याद करवाऊं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है तो वो कहाँ खड़ी थी जब पानामा बेंच के फैसले आ रहे थे? उस वक्त इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ थी? जब पानामा में कुछ नहीं मिलता तो इकामा पे डिस्क्वालिफिकेशन होती है, वजीर आजम को फारिग करते हैं 2-3 जज बैठकर और वो उसको घर भेज देते हैं। मींस आपने पूरी पार्लियामेंट को और पूरी जमहूरियत को फारिग कर दिया, आपने पूरे 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को फारिग कर दिया, और फिर आपको फिर भी आपके कलेजे में ठंडक नहीं पड़ती, तो फिर आप कहते हैं कि ये पार्टी को टिकट क्यों दे रहा है, इसका ओहदा भी छीन लो और ये कोई फैसला भी नहीं करेगा, पॉलिसी साजी में भी नहीं बैठेगा। वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी। वो साकिब निसार जो कहता होता था कि डिस्क्वालीफाई कर दो नवाज शरीफ को, डिस्क्वालीफाई कर दो मरियम नवाज को, वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। क्या वो आजाद अदलिया थी? नो, कभी भी नहीं। जो फिर उमर अता बंदयाल ने किया वो भी नहीं थी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को तो हमने भुगता है इंतकामी कार्रवाई में। मेरे ख्याल में अदलिया अब कहीं जाके आजाद होगी। उस वक्त जब इनके ऑब्जर्वेशन जो है वो ब्रेकिंग न्यूज होकर नहीं चलेंगे, सियासत में इनका काम नहीं रहेगा। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर हूं, मुझे नहीं पता आपके पैनलिस्ट में कौन मेरे साथ इस पे एग्री करता है, कौन नहीं करता, मैं आपका भी नहीं पता, लेकिन मैं अपने तई में इतना क्लियर हूं कि मुल्क का सबसे सुप्रीम इदारा जो है वो पार्लियामेंट है, और बाकी इदारे जितने भी हैं वो उसके वतन से पैदा हुए हैं। वो उसके ताबे हैं या नहीं है, लेकिन इदारे यहां से बने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अगर लेकिन एग्जीक्यूटिव तो जुडिशरी से अलग होना चाहिए, राइट? ये मतलब इस प्रिंसिपल का मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ बेसिकली। मैं देखें, मैं ये नहीं, ताकि जुडिशरी इंडिपेंडेंटली फैसले कर पाए विदाउट द फियर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एक्टिंग अगेंस्ट देम। इंडिपेंडेंट हो गई है ना? हो गई है। हाँ। इससे पहले तो वो भी यही कह रहे हैं, देखी थी जी, यही कह रहा हूँ। तो वो कोई और इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं दलाइल से बात करूंगा, लेकिन मैं इख्तियार वली साहब की इन बातों की तायीद करता हूँ जो इन्होंने कहा। ये पानामा का, ये नवाज शरीफ साहब को जिस अंदाज में भेजा, ये कोई अदालतें तो नहीं थी, ये कोई इंसाफ तो नहीं था। भाई आपकी तायीद कर दी साहब ने बड़ी एक अहम बात पे। माजी में जिन ये उन जजेस के उन मुकम्मल कर ले, मुकम्मल कर ले। जी जी इख्तियार साहब, सॉरी, मुकम्मल करें।
मरवत भाई से माजरत के साथ मैं डिजिटल सोर्स पे हूँ और जरा मेरे साथ गुजारा ही कीजिए, जरा मुझे मेरे भाई आप पे तनकीद नहीं की, आपके मौक़िफ़ की तायीद की, आपकी बड़ी तायीद कर गए भाई। नहीं, मैं मशकूर हूँ आपका, आप हमेशा उसूली मौक़िफ़ अपनाते हैं। स्कोर पे खैर से किस लिए गए हो? अल्लाह आपको खुश रखे जी, मेहरबानी। मैं आपको एक बात बता रहा था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम पे जितनी कॉस्ट हमने पे की है शायद इतनी किसी ने नहीं पे की। हमने तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी देखी थी कि जिसने परवेज मुशर्रफ को वर्दी में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक अमेंड करने की इजाजत दी थी और ये भी कहा था कि ये सस्पेंड आपकी मर्जी है, जिस तरह करें आप करें। वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं थी, जो हमने भुगता वो नहीं थी। अब हमने कम से कम आपको एक सिस्टम बना के दे दिया और दूसरा ये तयन करना कि क्या चेंजेस लाने हैं, किस तरह लाने हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पार्लियामेंट का ही काम है। सही, पार्लियामेंट ब्रेक पे चलते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। मंजूता साहब, आप अग्री करते हैं कि पनामा में जो हुआ फिर वो भी कोई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं था? इससे पहले शेर अफजल साहब के सवाल का जवाब मैं दे दूं। अच्छा, एक इमरान खान साहब का, हाँ जी, उसको कह दे थोड़ा सा मैं उनको बता देता हूँ कि भाई मैंने 2013 के इलेक्शन में पूरे 8000 वोट लिए थे, कुछ ऊपर, मैं सेकंड आया था 2018 में और वो इलेक्शन मैंने जीता था, मुझसे छीन लिया गया आपकी खातिर। 2018 में मेरे 12000 वोट थे और आपका बंदा चौथे नंबर पे था, उसको उठा के एमपीए बना दिया गया जी। था। ओके, मैं 2021 में मुझे बहन एक मिनट, अच्छा वो उनके इलेक्शन की जी बात आ गई है जी। 2021 में मैंने आपके उम्मीदवार को आधो-आध वोट से फर्क से मैंने उस ज़िमनी इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान ने उसका तमाशा देखा था कि मैंने कैसे शिकस्त दी थी। 2024 में जो रिजल्ट आपके पास है ये फेक है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। और मैं आपका, अगर मेरी बात गलत है तो जिस एमएनए का आप जिक्र कर रहे हैं आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि इलेक्शन से एक हफ्ता पहले अगर मैं इतना ही गैर मकबूल था तो वो मेरे हक में दस्तबरदार क्यों हो रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप खड़े ही रहे, मुझे आपके खड़े होने और बैठने से कोई फर्क नहीं। आप जीते थे या परवेज खट्टर साहब जीते थे? क्यों आप मेरे वोट उनसे ज्यादा थे। आपका जो एमएनए था वो मेरे हक में दस्तबरदार हो रहे थे। आप मेरे ख्याल में वो ऑर्डिनेंस वाले शो पे अभी तक आप जिगर पीटीआई का एमएनए, अच्छा ऑडियो वाली शो में आप नाराज है ना, उस पे आप उसके नाराजगी की क्या बात है, रिजल्ट की बात है। आपने फैज की बात की, जवाब तो आपको मिलेगा आपके पास। बाकी आप जिस नुक्ते पे बात करना चाहते हैं आप करें। जी अभी मैं डिजिटल सोर्स पे शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कोई एक और बता दीजिए, ठीक है? मंसूर अली शाह साहब को एक सेकंड की इजाजत दीजिएगा पंजोता साहब। नहीं ये कर लें तो फिर मैं। इमरान खान साहब कहते थे जनरल बाजवा जो है बड़े लिबरल और वो जनरल हैं और जिनके साथ ऐवान सदर में फिर एक्सटेंशन की दोबारा ऑफर भी की थी, उनकी एक्सटेंशन की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी है उस पर, जिसके ऑथर हैं जनाब सैयद मंसूर अली शाह साहब, जिन्होंने कोई इख्तियार ना होते हुए जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन दी थी। ये पॉलिटिकल और ठीक है ना। और फिर के जी उसके बाद के पार्लियामेंट जो है वो जाके देखिए ये जो ये फैसला इन्होंने कोर्ट किया ना, मैं जरा थोड़ा सा उसी फैसले के हाँ आप कंप्लीट नहीं, मैं आप कह रहे थे आप मैं देखिए वो जो फैसला था गालिबन आप सुओ मोटो जुरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं 184(3) में, जब कोसा साहब चीफ जस्टिस थे, बिल्कुल उन्होंने पेटिशन आई थी एक, नहीं हाँ पेटिशन आई थी, नहीं सर ये पहले वो जो राही साहब पेटिशन लेके आए थे, पेटिशन डाली उन्होंने और उसके ऊपर जो बाद में उसने विड्रॉ उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारे पास आ गया है और अब हम देखेंगे, आप इतला दिए आपने, ठीक है जाए आप। उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स हुई थी और उसमें जैसे सैयद मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट है, जिस जजमेंट के अंदर उन्होंने बाजवा साहब को 6 महीने की एक्सटेंशन दी थी। ये उसी तरह का फैसला था कि जनरल परवेज मुशर्रफ को तरमीम का हक देना। अच्छा पंजोता साहब देखें, पनामा के बारे में जरूर बता दें कि पनामा का वो भी तो कोई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं थी और मतलब नीडलेस टू से कि पनामा के तो बेनिफिशियरी खान साहब ही थे।
नहीं देखिए, पैनामा जो है जिसकी बात आप करते हैं, कोई इमरान खान ने तो नहीं कहा था कि आप जदादें बनाएं, आप हिसाब ना दें, आपकी अपार्टमेंट्स हों या आपके जो है वो नाम हों। तो ये तो आपको कानून के कटहरे के अंदर खड़ा होना पड़ेगा ना। और इमरान खान वज़ीर आज़म 2018 में बने, ये सज़ा पहले हुई। और जहाँ अकामा की बात करते हैं तो अकामा एक वज़ीर आज़म अकामा कैसे जो है वो ले सकता है? सरकार आप पिटिशनर थे उसके नंबर 1 नहीं, पिटिशनर थे, लेकिन पिटिशनर थे तो आपका नाम आया था तो पिटिशनर थे ना। ओ भाई, मैंने तो ये नहीं कि आपका ताल्लुक कोई नहीं था, आपसे पहले आई थी, आप यू वर द पिटिशनर। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान अनवर ज़हीर जमाली साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच, मैं फैक्ट्स क्रिएट कर नहीं, फैक्ट्स आप कर लीजिएगा अपनी बारी पे, आप तज़िया दे लीजिएगा। जमाली साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था और उस बेंच ने कहा था कि हम कमीशन बना देते हैं। तो दूसरी चीज से पूछा गया, खान साहब की गवर्नमेंट नहीं, बुखारी साहब गए, इमरान खान से आए, अपनी मर्जी के जजेस लगाए, मंजूर नहीं अपनी उसके बाद बतौर पीएम उन पे प्रेशर डाला, या जो है वो सहूलत को कारी की। देखिए, एक बंदा एज कोई भी जाकर शहरी पाकिस्तान का वो जाकर कर सकता है केस, उसको आप ये ना कीजिए कि उस केस करने वाले ने अदालत को इन्फ्लुएंस किया। इमरान खान ने नहीं किया, वो पीएम नहीं थे। नंबर 1 मेरा नुक्ता ये था, अदालत ने कहा था आप उठ जाएं, हम लगा लेते हैं केस। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 बात यह है, साकिब निसार साहब देखिए, नंबर 2 बात यह है कि इन्होंने बात की है होल्ड योर हॉर्सेस, ये कहा था उन्होंने। गल कर लीजिए जनाब। करें आप करें, मैं आपकी। नंबर 2 बात यह है कि तरमीम की बात हुई, बात यह है कि पहला आप बताएं कि क्या आपको आवाम ने इख्तियार दिया है 26वीं तरमीम भी करने का? आपका मामला अभी इल्तवा है, 2 साल हो गए, किसी हल्के का फैसला ही नहीं हो रहा और आपको जेली मैंडेट के जरिए बिठाया गया। आप 26वीं के बाद 27वीं तरमीम कर रहे हैं। अगली बात यह है कि 26वीं तरमीम का फैसला जो है, उसकी जो चैलेंज किया गया था वो 1 साल से तबाह का शिकार है। पहले वो तो फैसला कर लें कि 26वीं तरमीम भी ठीक है या नहीं है, आइन से मुतसादम है या नहीं है। आपके अंदर से अदलिया इस्तीफे दे रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की आप बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपने बनाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से बनाने के बाद भी 16% मुकदमात में इजाफा हुआ है। और उस बेंच से क्या आपने फैसले लिए? कोई फैसला दिखा दें जो नून लीग के खिलाफ हुआ। तमाम फैसले पीटीआई के खिलाफ हुए, चाहे फौजी अदालतों का, चाहे मखसूस नशिस्तों का, ठीक है। और केसेस की तादाद बढ़ी, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों बना रहे हैं? हाँ। अब अगली बात आ जाए, एक फैसला बता दें। मंसूर अली शाह साहब के साथ आप कह रहे थे ज्यादती की और रियासत के 2 सतून अलग होने चाहिए ना, ये प्रिंसिपल मैं भी बोला गायन सिद्दीकी साहब ये पंजोता साहब ने जड़े ना 1-on-1 बुलाया करो, मतलब है कि इनके पास बहुत ज्यादा मालूमात है। मैं सिर्फ फैक्ट्स नहीं, आपको भी 1-on-1, आप मेरे दरमियान में बोल रहे थे, मेरी बारी थी, आप दोनों बोलते रहे, मैंने नहीं छेड़ा। अच्छा चले बोले आप। मैं बोलूंगा। हाँ, जब उन्होंने फिर सीज फायर भी कर लिया। नहीं, सीज फायर नहीं किया। नहीं, सुने वो कह रहे हैं बोले। हाँ। जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की चीफ जस्टिस बनने की बारी आई थी तो पीटीआई के 2 अरकान मेंबर ने जो है वो बाइकआउट कर दिया था, वहां गए नहीं थे और उस इम्बैलेंस की वजह से याहिया अफरीदी साहब के हक के अंदर वोट गया। ठीक है, ये जाते अब कामरान मुर्तजा बैरिस्टर गौहर की और बैरिस्टर अली जफर साहब से पूछ लीजिएगा, मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन पीटीआई के अरकान थे। यही 2 अरकान थे ना जो जुडिशियल उसके। और फिर एक और बात बताइए, ये कह रहे हैं कि फलां होता है जस्टिस जब सिलेक्ट करना था कि किसने बनना है चीफ जस्टिस, तो ये 26वीं तरमीम के बाद 3 जजेस में से बनना था ना जी। मंसूर अली शाह साहब की तजवीज थी कि 3 में से बनाया जाए और वो हाई कोर्ट के अंदर उन्हीं की तजवीज के ऊपर बनाया गया था। चीफ जस्टिस मंसूर बनते तो उनको बनाना चाहिए था। सिंपल सीनियरिटी की तो बात खत्म नहीं, क्यों खत्म की गई? आप मंसूर अली शाह साहब को फायदा पहुंच सकता था, लेकिन इन्होंने बाइकआउट किया। ठीक है ना, ये फैक्ट है। कामरान मुर्तजा साहब को बुला के पूछ लीजिएगा। जफर साहब आप कहते हैं नहीं गए, वहां पे बाइकआउट किया था, ये फैक्ट। वरना अगर वो जाते तो नंबर पूरे थे, मैं कहता हूं चेंज हो सकता था उसके अंदर। कैसे नंबर पूरे थे बताएं? अच्छा, अब दूसरी नंबर बताएं, नंबर बताएं या नहीं? सर आप देख लीजिए, निकाल लीजिए, आप पूछ लीजिए। आप बात कर रहे हैं, आपने कामरान मुर्तजा साहब को बुला लें आप। कामरान मुर्तजा अच्छा, मुझे एक बात एकदम याद आई, सही कह रहे हैं, नंबर कैसे किया था, बट वो उन्होंने मंसूर साहब कैसे चीफ बन सकते थे? नंबर कैसे? एक वोट का फर्क पड़ता था और ये इनका वोट अगर उनके हक के अंदर जाता, कैसे फर्क पड़ता? मंसूर शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस बन जाते। ठहर जाए ना, नहीं ठहर क्यों जाए? आप देख लीजिए, आपने इंटरप्ट किया दरमियान में। अच्छा ठीक है। अली बाकर नजफी साहब जो नहीं कर सकते, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बने, आप मेरी जगह ले गए। उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी हुकूमत और पीटीआई दोनों ने उनको वोट डाला। अली बाकर नजफी साहब वो जज थे जिन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट से 8 फरवरी का फैसला आया इलेक्शंस का और आरओज के नोटिफिकेशन उन्होंने पीटीआई की दरखास्त के ऊपर जो है वो कलअदम करार दे दिए थे। फिर उसके बाद मंसूर अली शाह साहब और काजी फैज़ ईसा और तीसरे जज जो है
वो जो है वो बैठे और फिर वो फैसला टर्न डाउन किया, ठीक है। और अली बाकर नजवी साहब के ऊपर ये दोनों मुतमईन थे और आज वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हैं। हाँ, अमीनुद्दीन साहब भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हैं क्योंकि फौजी अदालतों को उन्होंने फैसला दिया, मखसूस मजिस्ट्रेटों का किया, वो रिटायर होने लगे थे तो फिर 3 साल की उनको एक्सटेंशन मिल गई। बड़ा जबरदस्त फैसला हुआ है। इस वक्त जो अब कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर पे चेरी पिकिंग का इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे एक बात बता दीजिए कि शहबाज शरीफ साहब ने इनमें से कौन सा जज लगाया है? सारे जज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान या ये जितने जजेस हैं साकिब निसार साहब के दौर से लेके और वो यही अफरीदी साहब के दौर तक लगे हैं, ठीक है। जिस जुडिशल कमीशन के अंदर इन्होंने वोट दिए, कम महसूस हो रही है, उन्होंने वोट दिए। नहीं, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं आपको, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो बड़े तल्ख हैं। आप ये देखें 3 महीनों में रिहाई हो सकती है। सारे सुप्रीम कोर्ट के जज है ना। आई थिंक जाहिद गिशकोरी साहब ने ये क्लेम किया है कि अब सिस्टम को अपना इस्तेकाम मिल गया, खान साहब रिहा भी हो सकते हैं 3 महीने। मैं जाहिद गिशकोरी साहब वैसे बड़े इंफॉर्मेटिव साफी हैं, लेकिन 3 महीने में क्या, मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि 3 सालों में भी, जब तक पार्टी में ये ग्रुप बंदियाँ हैं, हाँ, और अगर इतनी ग्रुप बंदियाँ, अगर एक ग्रुप फोटो पार्टी के लीडर लेना तो सबके चेहरे दूसरी तरफ होंगे। और हमें तो सिर्फ 2 ग्रुप्स का पता था कि 2 खवातीन में भी उनके है, लेकिन आप कह रहे हैं और ज्यादा। नहीं, मेरा ख्याल है कि अब मसालियत के लिए पार्टी के ग्रुप बंदियों में मसालियत के लिए जो है अब जज असालिस के पास नहीं जाना होगा, कोई रेफरी मुकर्रर करना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरी तमाम हमदर्दियाँ PTI के साथ हैं, लेकिन जिस रविश पे चली है और जो हमने गुज़िश्ता ये इदराक ही नहीं किया, 9 फरवरी जैसा अहम दिन हमने ज़ाय किया। कैसे, क्या करना चाहिए था 9 फरवरी हमने फैसला किया कि हम ऑल पाकिस्तान एजिटेशन की कॉल देते हैं कि सब इस्लामाबाद पहुंचे, और एक शख्स ने सबोटाज किया। किसने? एक है, बस PTI का लीडर है। ये क्या बात हुई? इतना अहम इंकिशाफ करके आप नाम भी नहीं ले रहे ताकि वो तरदीद या तस्दीक कर पाए अपने मुतालिक? शिबली फराज थे जिन्होंने कहा कि जी, सब ने, बेगौर ने, उमर अयूब साहब ने, और मैं उस वक्त सीनियर नायब सदर था, ये फैसला किया कि हम प्रोटेस्ट कॉल देते हैं और पूरा पाकिस्तान ने आना था। जनाब इसने कहा नहीं जी, हलाकतें हो जाएंगी और खान पूछेगा और मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। तो लिहाजा वो उन्होंने वीटो कर दिया आप सबको। अब ये मैं खान का चीफ ऑफ स्टाफ था ना। दूसरी मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो खान साहब की रिहाई का दारो, ये जो जितनी भी तरामीम होती है, मैं नहीं समझता हूं कि इन खत्म है। सॉरी, बड़ी आज इंकिशाफ के जोन में भी आए थे बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इख्तिताम का वक्त आ गया। साथ साथ ही थैंक यू तमाम हजरात का। अल्लाह हाफ़िज़।